हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों। तो आज है प्री बोर्ड मॉक का सेशन और आज का सेशन लाइव नहीं रिकॉर्डेड है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक दिन पहले बता दिया था। तो आज है डे 19 और आज का सेशन देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज मैं केस बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है ये आपको प्री बोर्ड में ही पता चल जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्री बोर्ड में या बोर्ड एग्जाम में आपका जो पेपर का आखिरी सेक्शन होगा वही केस बेस्ड का होगा, जिसमें एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स और एक बायो का केस बेस्ड पूछेगा। ठीक है, तो आज मैं केस बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जैसा आप मेरा लाइव सेशन शाम के 6 बजे देखते हो, है ना। तो मैंने टाइमिंग वही रखी है, बस आज का लेक्चर मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट जरूर करना, जो भी पॉइंट आपको लगता है वीडियो देखने के बाद, ठीक है, वो जरूर कमेंट करना। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊं। हमारा लक्ष्य बैच जो हमने आपके लिए लॉन्च किया था, आपकी प्री बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लॉन्च किया था, आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लॉन्च किया था, आपके बैकलॉग को क्लियर करना, रिवीजन कराना, सैंपल पेपर सॉल्व कराना, पर्सनल डाउट क्लियर करना, ये सब कुछ आपको इस लक्ष्य बैच में मिलने वाला है। और हम ये लक्ष्य बैच आपको 15 अक्टूबर तक 52% के डिस्काउंट पे दे रहे हैं, जिसके वजह से इस बैच की प्राइस कम होकर आपको 768 की पड़ेगी। तो आपको बैच का जो लिंक है ना, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अड्डा 24/7 पे जाना है ऐप पे और वहां ये कोड अप्लाई करना है और कोड अप्लाई करके आपको ये बैच ले लेना है। क्लासेस 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी और ये जो 52% का जो डिस्काउंट है ना, ये केवल 15 अक्टूबर तक ही वैलिड है। तो अभी जाइए, इनरोल जल्दी कीजिए और इस बैच में हमारे साथ टॉपर बनने के लिए, मोर देन 95% स्कोर करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए अब अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। अब आप देख रहे हो स्क्रीन पर ये केस बेस्ड सवाल। केस बेस्ड सवाल में क्वेश्चन में आपको एक इंफॉर्मेशन दी होती है, जो डायग्राम्स के फॉर्म में भी हो सकता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, उसको पढ़ना होता है और पढ़ते समय यह बहुत जरूरी है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उसको अंडरलाइन कर लीजिए और फिर उस पैराग्राफ पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस को हम कहते हैं केस बेस्ड। आपके पेपर में जो आखिरी सेक्शन होगा उसमें एक केस बेस्ड सवाल, एक के अंदर फिर 3 या 2 सवाल होंगे, है ना। जैसे ये पहला केस बेस्ड है, तो इस केस बेस्ड पर 2-3 सवाल दिख रहे हैं, तो 3 या 2 सवाल होंगे और ऐसे 3 केस बेस्ड होंगे, एक फिजिक्स का, एक बायो का, एक केमिस्ट्री का। तो आपको उसके लिए तैयारी करनी होगी, प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, केस बेस्ड को पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मेरे साथ पढ़ो और फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहां जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। यहां सबसे पहले तो एक इमेज दी हुई है। इमेज देख के क्या लग रहा है, इमेज देख के लग रहा है कि ये इमेज किसकी है, कॉन्वेक्स लेंस की है। हाँ सर, कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो शेप होता है वो ऐसे ही होता है कि ये बीच में थिक होता है, मोटा होता है और एजेस पे पतला होता है। ठीक है, अब पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्लियर, बाकी यहां फोकस दे रखा है F1 F2, फिर आगे 2F1, इधर 2F2 होगा। क्लियर, अब यहां क्या बोला है, ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय 2 सरफेस आउट ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म ए लेंस। लेंस की डिफिनीशन दी है कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा डिवाइस, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जिसका या तो एक या तो दोनों सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस। ठीक है, जैसे इसके दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल ग्लास से बना है, तो ऐसे ऑप्टिकल डिवाइस को हम लेंस कहेंगे। ठीक है, फिर यहां लिखा है कि कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस। यानी कॉन्वेक्स लेंस जो मिडल में यानी इस पोर्शन में थिक होता है और जो कॉन्केव लेंस होता है वो इसका अपोजिट होता है, वो एजेस पे थिक होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जेस लाइट रेज टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, मान लो कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो इस लाइट रे को, पैरेलल लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, बेंड कर देता है। कौन, कॉन्वेक्स लेंस। और इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कैसा लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, द अबव इमेज, ये जो इमेज है
shows a thin lens of focal length 5 मीटर। अब ये बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि यहाँ जो कॉन्वेक्स लेंस दिखाया गया है उसकी फोकल लेंथ बता दिया गया कितना, 5 मीटर। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले सवाल में अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो वहां ये फोकल लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इसको क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि केस बेस्ड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो, और वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो ये पक्का इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आगे यूज होने वाला है, ठीक है। फिर एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होता नहीं है लेंस में, है ना। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है आपका फोकस और डबल फोकस। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसी क्या कहते हैं, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बात बिल्कुल सही है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस, लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जिसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही है। और फिर यहाँ लेंस का फॉर्मूला दिया है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी दिया है और ये फॉर्मूला आपको वैसे याद भी रखना है ना। अगर देगा तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो याद तो होना ही चाहिए, है ना। तो लेंस फॉर्मूला दिया है, यानी कहीं ना कहीं ये भी फॉर्मूला आगे यूज होगा, ठीक है। अब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, यानी कुल मिलाकर कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर ये क्वेश्चन है ना। अब पहला क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द केस बेस्ड फिगर। तो यहाँ ये जो केस बेस्ड का फिगर था, डायग्राम था, इसमें कौन सा लेंस शो किया गया है। तो बच्चों ये तो अब बहुत क्लियर पता चल गया हमको कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिसका नेचर कैसा होता है, नेचर अगर पूछे तो कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग होता है क्योंकि वो लाइट रेस को प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ मोड़ता है। देखो यहां हमने अभी देखा ना, लाइट रे पैरेलल जा रही थी, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, और इस लाइट रे को लेंस ने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ मोड़ दिया। तो इस नेचर को कन्वर्जिंग कहेंगे, और इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो पूछा गया था कि पहले क्वेश्चन में कि लेंस कौन सा है, तो लेंस हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां है, क्या बोला है, इफ ए रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय दिस लेंस। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, कहां, एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से 7 मीटर दूर वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। देन शो विद द कैलकुलेशन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो आपको कैलकुलेशन से ये दिखाना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। तो आपको कुल मिला के क्या निकालना है, u। अब जरा लेंस फॉर्मूला देखो, अगर आपको u निकालना है तो v यानी इमेज की डिस्टेंस पता होनी चाहिए और फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में इमेज की डिस्टेंस दे रखा है 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती है, ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर होती है। तो ये इमेज की डिस्टेंस दे रखा है, और फोकल लेंथ यहां दे रखा है केस बेस के पैराग्राफ में। तो मैंने इसीलिए तो कहा था कि ये कहीं ना कहीं ये वाला डाटा आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो इसे क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। तो ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि केस बेस के पैराग्राफ में किसको अंडरलाइन करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है। तो आपके पास दोनों डाटा आ गया, तो अब यू की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन पहली चीज, फोकल लेंथ का साइन क्या रखेंगे। फोकल लेंथ दिया है ना कितना, 5 मीटर, तो +5 लोगे कि -5। अब आपने पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। हमारा लेंस कॉन्वेक्स है तो फिर इसका फोकल लेंथ जो होगा वो +5 मीटर होगा। तो यहां आपने लिख लिया फोकल लेंथ हो गया +5 मीटर, ठीक है। और इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 7 मीटर। तो इसे 7 + 7 ले कि -7 ले। तो अब थोड़ा ध्यान रखो कि जो रियल इमेज बनाता है कौन, कॉन्वेक्स लेंस जो रियल इमेज बनाता है, वो रियल इमेज हमेशा राइट साइड बनता है ना। वो रियल इमेज हमेशा राइट साइड बनता है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता भी देता हूं।
जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस या प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मान लो यहां ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो ये एक लाइट रे आएगी, ये ऐसे जाएगी, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, सीधे गुजर जाएगी, है ना। तो ये आपका इमेज बना, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, वो रियल इमेज, ये रियल इमेज है। हाँ सर, कैसे? क्योंकि सचमुच में दो लाइट रेज सचमुच में मिल रही हैं, तो जहां एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज होता है, यानी जहां दो लाइट रेज सचमुच में मिल रही होती हैं, वहां जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है। और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज किधर बनाता है? राइट साइड। ऑब्जेक्ट किधर है? लेफ्ट साइड। तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से राइट जाएंगे, अगर हमको ऑप्टिकल सेंटर से क्या करना है? राइट जाना है, तो मैं राइट वाले डायरेक्शन को क्या लूंगा? प्लस लूंगा, है? बताओ, ये राइट वाले डायरेक्शन को मैं क्या लूंगा? प्लस लूंगा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस क्या थी? 7, और ये राइट साइड जाने पर पता चला तो ये +7, यानी मुझे इमेज का जो डिस्टेंस लेना है वो +7 लेना है, ठीक है। +7 क्या? मीटर, मीटर में दे रखा है ना, देखो मीटर का ये यूनिट का भी ध्यान रखना। तो ऐसे आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा, यही कंसेप्ट है। कई बच्चे माइनस ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज राइट साइड बनाता है, तो राइट साइड वाली डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको यू निकालना है। क्या लगाओगे? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v। v निकालना, v दिया हुआ है, ये हो गया 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। f कितना है? 5। 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब मैं u को उधर ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा 1/7, ये इधर आएगा तो -1/5, और ये उधर जाएगा तो 1/u, ठीक है। क्लियर? फिर इसको यहां सॉल्व करें। यहां सॉल्व करता हूं, तो 7 5 35 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एलसीएम 7 और 5 का 35। 7 5 जा जाएगा, 5 7 जा जाएगा, ये हो जाएगा 1/u, तो ये हो जाएगा -2/35 इजकल टू 1/u, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? u आ जाएगा आपका -35/2, 35/2 यानी -17.5 मीटर। ये आपका u की वैल्यू आ गई, है कि नहीं? तो हमने ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर ली, -35/2 मीटर, या कह लो -17.5 मीटर। क्लियर? तो हमने कॉन्वेक्स लेंस का जो लेंस फॉर्मूले का यूज करके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल ली। तो हमारा पहला क्वेश्चन भी हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब क्या बोला है? ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन मेंशन्ड इन क्वेश्चन 5, मतलब मेंशन्ड इन क्वेश्चन 2, ये वाला क्वेश्चन। यानी इसी वाले केस में ये जो आपने अभी सॉल्व किया है ना, जहां इमेज की डिस्टेंस 7 है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपका कितना है? -17.5 है, फोकल लेंथ 5 है, तो इसी केस का डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। अब आप ये देखो, फोकल लेंथ कितना था? 5, तो डबल फोकस कितने पे हो गया? 10, और ऑब्जेक्ट कहां है? 17.5, यानी ऑब्जेक्ट 2f के भी आगे है। ये चीज रिलेट करना बहुत जरूरी है ना। तो डायग्राम तभी ना बनाओगे, तो यानी कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, ये थर्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं? थर्ड क्वेश्चन। क्लियर? ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, सॉरी एक मिनट, F1 इधर होगा, 2F, ये भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि F1 किधर होगा? F1 इधर होगा, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ठीक है। ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी कितनी होती है? फोकल लेंथ, वो कितना दे रखा है? 5, तो ये 5 है, तो ये दूरी कितनी होगी? 10, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 17.5,
यानी 10 से भी ज्यादा, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, कहीं यहाँ होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, तो वो बनेगी आपकी F और 2F के बीच में। तो वो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए एक रे डायग्राम बनाओ। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइट रे ले गए जो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, और एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही थी वो ऐसे ही पास होगी। तो ये दोनों कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो यहाँ आपका इमेज बन गया। ये जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, इमेज है। ठीक है, क्लियर, ये बन गई इमेज, ये बन गई इमेज, ठीक है। और ये बन गया रे डायग्राम। अब इसमें आपको बस सब एरो बना दो, यहाँ ये लिख दो, ये ऑब्जेक्ट है, ये F2 to F2 O F1 to F1, ठीक है। तो हमने क्या करना था, हमें डायग्राम बनाना था। ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, हमने बना लिया, ठीक है। इसका मतलब कि इस डायग्राम के हिसाब से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 17.5 के डिस्टेंस पे है, 17.5 मीटर। इमेज जो बनी है वो 7 मीटर पे है, और जो फोकल लेंथ है वो 5 मीटर है। कुल मिला के सब क्लियर दिख रहा है इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका डायग्राम। तो हमने पहला केस बेस सॉल्व कर लिया है जो लाइट चैप्टर का था, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट केस बेस्ड। ये है आपका अगला केस बेस्ड, ठीक है। यहाँ भी वही काम करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़ो, इसको पढ़ो, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो अंडरलाइन करो, ये आपको देखना है ना। तो यहाँ कुल मिला के एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहाँ आप देख रहे हो, एक बार वायर 1 लगाया गया, एक बार वायर 2 लगाया गया, एक बार वायर 3 लगाया गया, एक बार वायर 4 लगाया गया। तो ये 1 2 3 4 का मतलब कि एक बार मैंने ये वायर लगाया, इसको हटा दिया, फिर एक दूसरा वायर लगाया, उसको हटाया, फिर तीसरा वायर लगाया, फिर उसको हटाया, और बार बार जब जब वायर लगा रहे हैं तब एम मीटर में क्या नोट कर रहे हैं, करंट। जैसे पहले वायर 1 लगाया तो करंट देखा एम मीटर में कितना करंट है, फिर जब दूसरा वायर लगाया तो फिर एम मीटर में करंट नोट किया कि करंट बढ़ गया, कम हो गया, कि उतना का उतना ही है ना। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है। ए स्टूडेंट डिसाइडेड टू नो द इफेक्ट ऑफ लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल ऑफ वायर ऑन द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पे लेंथ, वायर की लेंथ, वायर का एरिया, और वायर किस मटेरियल का बना है, इन तीनों का रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है, इसको देखने के लिए स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ही सेटअप एन अरेंजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ ए सेल, एमीटर, नाइक्रोम वायर, कॉपर वायर एंड प्लग की एज शोन इन द फिगर। तो उसमें एक अरेंजमेंट बनाया। उस अरेंजमेंट में क्या है, उस अरेंजमेंट में आपका क्या है, सेल है, एमीटर है, नाइक्रोम वायर है, कॉपर वायर है और प्लग की है, ठीक है। क्योंकि भैया मटेरियल भी तो चेक करना था कि मटेरियल अगर बदल दें वायर का तो फिर करंट पे क्या असर पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो इसीलिए उसने एक वायर नाइक्रोम मटेरियल का लिया है, दूसरा वायर कॉपर मटेरियल का लिया है, ठीक है। ही नोटिस, अब उसने नोटिस क्या किया, ही नोटिस दैट एम मीटर रीडिंग इंक्रीजेस। एम मीटर की जो रीडिंग है वो बढ़ जाती है जब थिक वायर ऑफ सेम मटेरियल यूज किया जाता है, सेम लेंथ का यूज किया जाता है। यानी कि मैंने पहला वायर लगाया और फिर उसको निकालकर यहां मैंने दूसरा वायर लगाया जिसका मटेरियल भी सेम था, लेंथ भी सेम था, लेकिन एरिया क्या था, लेकिन एरिया जो था वो ज्यादा था। तो उस केस में जब एरिया ज्यादा था तो उस केस में जो करंट की रीडिंग है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड कीपिंग द थिकनेस सेम। और जब एक और वायर लगाते हैं जिसका लेंथ तो ज्यादा है, एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, तो जो करंट की रीडिंग है वो डिक्रीज हो जाती है। तो अब इस पर सवाल पूछा है, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल गिव डिफरेंट एमीटर रीडिंग। और अगर अलग अलग मटेरियल का वायर लगाते हैं तो एमीटर की रीडिंग अलग अलग आती है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर कंक्लूजन निकला किसका, ये एक्सपेरिमेंट का। अब आपको इस कंक्लूजन के ऊपर सवाल पूछा गया है, तो आइए देखते हैं सवाल है क्या। What happens to the ammeter reading when the length of wire is doubled
कीपिंग द थिकनेस सेम। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे? एमीटर की रीडिंग पर क्या असर पड़ता है जब हम एक वायर को निकालकर दूसरा वायर लगा देते हैं जिसकी लेंथ तो डबल है, पहले वायर के कंपैरिजन में लेंथ डबल है लेकिन थिकनेस सेम है और मटेरियल सेम है, थिकनेस सेम मटेरियल सेम, तो क्या असर पड़ेगा? तो आप आइए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि यहां ए फॉर्मूला जरूर रखिए कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, और इसका मतलब यह है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर आप कांस्टेंट वोल्टेज, अगर V आपका कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो I और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, I और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है ना, V इक्वल टू I इंटू R। तो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो अगर I को बढ़ाओगे तो R को कम होना पड़ेगा ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आए, है ना। और अगर I को कम करोगे तो R बढ़ जाएगा ताकि दोनों मल्टीप्लाई होकर एक सेम वैल्यू आए। अगर मैं कह रहा हूं 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या आएगा 10, अब मुझे 10 ही लाना है, तो अगर 2 को मैं 5 कर दूंगा तो फिर 5 वाले को 2 करना पड़ेगा ताकि अगेन 5 इंटू 2 भी कितना है 10। तो वही चीज समझा रहा हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं अगर डबल लेंथ का वायर ले लूं, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, थिकनेस सेम, यानी अगर मैं एरिया थिकनेस सेम है तो क्या सेम है, एरिया, तो एरिया आपका सेम है, थिकनेस का मतलब एरिया, क्योंकि एरिया से ही थिकनेस डिसाइड होता है। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि थिकनेस सेम है मतलब क्या, क्वांटिटी सेम है, एरिया सेम है। ठीक है, एरिया सेम, मटेरियल भी सेम, तो मटेरियल से क्या डिसाइड होता है, रेजिस्टिविटी, तो रो भी आपका क्या हो गया, सेम। अब कुल मिलाकर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, जब दोनों वैल्यू, एरिया की वैल्यू कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। ठीक है, तो R केवल डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। तो अगर आपने दूसरा वायर लिया जिसकी लेंथ डबल है, तो अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ को अगर डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा कि नहीं। तो ऑन कीपिंग द लेंथ ऑफ वायर डबल, मतलब अगर हम दूसरा वायर लेते हैं जिसका लेंथ डबल है तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल। यानी पहले के कंपैरिजन में आपने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल। तो अगर रेजिस्टेंस डबल हो गया है मतलब बढ़ गया है, तो करंट की रीडिंग क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना, क्योंकि करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा कि ऑन taking the another wire of double length, the resistance also gets double, the resistance also gets double। लेंथ डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सिंस करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, inversely proportional to R, so on doubling the resistance, current gets halved, current reading gets halved, current reading gets half।
करंट रीडिंग गेट्स हाफ। ठीक है, तो यहां आपका आंसर क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द एम मीटर रीडिंग, तो लेंथ डबल किया, बाकी सारी क्वांटिटी सेम है, तो रेजिस्टेंस डबल हो गया, और रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट के लिए जो रेजिस्टेंस ज्यादा है, डबल है, तो करंट हाफ हो जाएगा, यानी एम मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। ये पहले पार्ट का आंसर है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, आइए देखते हैं। What is the resistance of a wire having length 15 centimeter, area of cross section 0.02 meter square and resistivity 1.2 into 10 की पावर 3 ओम मीटर। तो आपको क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, और आपसे पूछा है वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। पहली चीज, एरिया मीटर स्क्वायर में दिया है, रेजिस्टिविटी ओम मीटर में दिया है, यानी यहां भी मीटर है, यहां भी मीटर स्क्वायर है, लेकिन यहां लेंथ सेंटीमीटर में दिया है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह मीटर मीटर आ रहा है, तो यहां भी मीटर होना चाहिए। ठीक है, और अब आपको ये डिसाइड करना है कि फॉर्मूला कौन लगेगा, तो फॉर्मूला यही लगेगा, R इक्वल टू रो इंटू लेंथ L अपॉन एरिया ए। तो ये एरिया कौन सा एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अगर ये वायर है तो वायर का ये वाला जो एरिया है इसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो ये भी आपका वैल्यू दे रखा है, देखो एरिया दे रखा है, रेजिस्टिविटी यानी रो ये भी दे रखा है, और लेंथ भी दे रखा है, आपको सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ आपको पहले लेंथ कितना दे रखा है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कैसे बदलूं, तो 15 को मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो ये मीटर में बदल जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अब सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो फॉर्मूले में। रो कितना है, रो है आपका 1.2 इंटू 10 की पावर 3 ओम मीटर, 1.2 इंटू 10 की पावर 3 ओम मीटर, इंटू लेंथ कितनी है 15 इंटू 10 की पावर -2। ये दो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा क्या, मीटर। और एरिया कितना है, एरिया है 0.02 मीटर स्क्वायर, 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 0.02 को मैं 2/100 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। तो 100 कहाँ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 15 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि ये इसको अगर डेसिमल से हटाएंगे तो 2/100, 100 ऊपर जाएगा तो 100 का मतलब 10 की पावर 2, और ये हो जाएगा आपका 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 10 की पावर +2 10 की पावर -2 आपस में कैंसिल हो गए, हाँ कैंसिल हो गए। ये 1 जा जाएगा तो ये 0.6 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा ये 6 हो गया, अगर मैं एक 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, इसका एक 10 लिखाकर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.6 इंटू 10 6, और इधर एक 10 मल्टीप्लाई हो गया तो यहां केवल 10 की पावर 2 बचा इंटू 15 बचा। ठीक है, तो ये 15 6 क्या होता है, 15 6 90, तो 9 इंटू 10 की पावर 3 ओम, ये आपका आ गया रेजिस्टेंस 9000। क्लियर, ये आपका आंसर है। कितना इजी कैलकुलेशन किया है, लेकिन स्टेप वाइज किया है, तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व कर लिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां आप ऐसे क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन उतना बढ़िया होगा, एक्यूरेट होगा। नहीं तो होता क्या है कि ये सब पावर के यूनिट के चक्कर में, इसको कन्वर्ट करना मीटर में, इन सब में ना कहीं बच्चा खो जाता है या कैलकुलेशन गलती कर देता है। आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है। सबसे पहले जो यूनिट को बदलना है पहले उसको बदल दीजिए, फिर सारों को फॉर्मूले में रख दीजिए, फिर आपको क्या करना है, पहले पावर वाला सॉल्व कर लो और उसको आसान बना लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो मैंने सबसे डेसिमल वाले को हटा लिया है ना, सब डेसिमल वाले को पहले उसमें कर लीजिए, नॉर्मल नंबर्स में ले आइए, काट कूट के आंसर निकाल लीजिए, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, दो मेटेलिक वायर है,
दोनों किसके बने हैं? कॉपर के बने हैं। हैविंग सेम लेंथ, दोनों का लेंथ भी सेम है, बट द रेडियस ऑफ वायर 2 इज डबल टू दैट ऑफ वायर 1। रेडियस जो है वायर 2 का वो डबल है वायर 1 के कंपैरिजन में, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 इज 4R, वायर 1 का रेजिस्टेंस 4R है। अगर दोनों वायर को, वायर 1 और वायर 2 दोनों को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं सीरीज में, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा कॉम्बिनेशन का। तो यहां आपको दो वायर के बारे में चर्चा हो रही है, तो आइए हम दोनों वायर का हम डाटा लिख लेते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, वायर 1 वायर 2, ठीक है। क्या बोला है? दोनों कॉपर के बने हैं, मतलब मटेरियल सेम है। और मटेरियल से कौन सी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है? रेजिस्टिविटी। लाख बार बोल रहा हूं, रेजिस्टिविटी यानी रो सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो अगर मटेरियल सेम है, दोनों कॉपर के बने हैं, तो दोनों की रेजिस्टिविटी यानी रो सेम होगा। तो अगर मैंने इसका वैल्यू रो लिया है तो इसका भी रो लेना पड़ेगा, ठीक है। और क्या सेम है? क्वेश्चन पे आओ। टू मेटेलिक वायर मेड फ्रॉम कॉपर हैव सेम लेंथ, लेंथ भी सेम है, लेंथ भी सेम है। चलो, तो यहां लेंथ L ले लिया, यहां लेंथ L ले लिया, लेकिन क्या बोला है? बट द रेडियस ऑफ वायर 2 इज डबल टू दैट ऑफ वायर 1, यानी वायर 2 का जो रेडियस है वो वायर 1 का डबल है। तो अगर मैं यहां का रेडियस R ले लेता हूं, तो यहां का रेडियस मुझे कितना लेना पड़ेगा? 2R, ठीक है। अब रेडियस से क्या डिसाइड होता है? एरिया, क्योंकि एरिया इक्वल टू होता है पाई R स्क्वायर। तो अगर रेडियस R है तो एरिया मैंने मान लिया A, मैंने माना है। अब अगर मुझे वायर 2 का एरिया, तो ये पहले वायर का एरिया हो गया, अगर मुझे दूसरे वायर का एरिया निकालना है तो दूसरे वायर का एरिया क्या हो जाएगा? पाई इंटू R। अब R यहां 2R है, यहां वायर 2 का रेडियस कितना है? 2R। तो यहां रेडियस में आपको 2R रखना पड़ेगा, तो ये पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो 2R का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं 2R का स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा, अच्छा ये A2 का मतलब, A2 का मतलब एरिया ऑफ सेकंड वायर, एरिया ऑफ सेकंड वायर। तो ये हो गया कितना? 2 2 जा 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पहले वायर का जो एरिया है पाई R स्क्वायर, उसको मैंने कितना माना है? A। तो पाई R स्क्वायर को मैंने A माना है, तो मैं यहां पाई R स्क्वायर की जगह A लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। तो यानी आपको क्या निकल कर आ गया कि सेकंड वायर का जो एरिया है वो पहले वायर के 4 टाइम्स है, क्योंकि जब रेडियस 2 टाइम्स हो गया तो रेडियस का स्क्वायर होता है एरिया, तो एरिया कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स हो गया। तो अब मुझे सारी चीज पता चल गई, रो भी पता चल गया, लेंथ भी पता चल गया, एरिया भी पता चल गया। तो अगर वायर 1 का रेजिस्टेंस कितना दे बोला है? वायर 1 का रेजिस्टेंस कितना है? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 इज 4R, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? R इक्वल टू रो L बाई ए, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो R की वैल्यू पहले वायर के लिए कितना बोलिए? 4R। तो 4R इक्वल टू रो इंटू लेंथ L अपॉन एरिया A। तो दूसरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं R2, तो दूसरे वायर का रेजिस्टेंस R2, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? रो इंटू लेंथ L। अब रो और L तो वही था, जो पहले वायर का है वही दूसरे वायर का था, लेकिन अपॉन में एरिया, लेकिन दूसरे वायर का जो एरिया है वो पहले वायर के 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 4A, ठीक है। अब जरा यहां ये वैल्यू देखो, इतनी वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आपको पता है? रो L अपॉन A की वैल्यू आपको पता है, रो इंटू L अपॉन A की वैल्यू कितनी? 4R। तो मैं ये वैल्यू यहां रख सकता हूं, हाँ रख सकता हूं। तो जब मैं इसको रखूंगा तो ये 4 तो नीचे है, क्या है? नीचे है 1/4, और रो L अपॉन A की जगह कितना हो गया? 4R। तो 4 से 4 कट गया, ये वैल्यू कितनी आ गई? R। यानी सेकंड वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R और पहले वायर का रेजिस्टेंस 4R। अब क्वेश्चन में क्या बोला? अगर दोनों को मैं सीरीज में लगा दूं, देखो
इफ बोथ वायर ज्वाइन टुगेदर इन सीरीज, तो दोनों वायर, वायर 1 और वायर 2 को मैं सीरीज में लगा दूं, तो अगर मैं दोनों को सीरीज में लगाता हूं तो जरा आप सोचिए डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। मैंने एक वायर को सीरीज में लगाया, दूसरे वायर को भी सीरीज में लगाया। पहले वायर का रेजिस्टेंस 4R, दूसरे वायर का हमने निकाला है R, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5R। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5R, यही आंसर है। तो पहले मैंने सेकंड वायर का क्या निकाला, एरिया निकाला, किसके टर्म्स में, पहले के टर्म्स में। पहले का एरिया हमने ए माना था, तो दूसरे का एरिया हमने उस ए के टर्म्स में निकाला। फिर रेजिस्टेंस निकाला, तो दूसरे वायर का रेजिस्टेंस आर निकल कर आया, पहले वायर का रेजिस्टेंस दिया ही था। अब क्वेश्चन में बोला था कि अगर इन दोनों वायर को मैं सीरीज में लगा दूं तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 4R + R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 5R। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? चले आगे, अब आते हैं नेक्स्ट, अगला केस बेस्ड। तो हर बार की तरह यहां भी केस बेस्ड को आपको पढ़ना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगे उसको अंडरलाइन कर लेना है, फिर उस केस बेस्ड पे आपको सवाल सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए, तो यहां आइए देखते हैं क्या लिखा है कि देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। विजन के जो डिफेक्ट होते हैं वो मेनली 3 तरीके के होते हैं, है ना। कौन कौन से? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। ठीक है, यहां फिर मायोपिया के बारे में जिक्र है कि मायोपिया में पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता, केवल पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाता है। ठीक है, और इसमें मायोपिया में जो इमेज बनता है वो रेटिना के फ्रंट में बनता है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ा भी है, उसी को यहाँ लिख दिया है। फिर दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें हाइपरमेट्रोपिया का मेंशन है कि हाइपरमेट्रोपिया में ऑब्जेक्ट को पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देते, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। इसको अंडरलाइन कर लिया है ना, यहाँ फ्रंट ऑफ रेटिना, यहाँ बिहाइंड रेटिना। और तीसरा डिफेक्ट है वो प्रेसबायोपिया के बारे में। जो प्रेसबायोपिया जो बूढ़ों को होता है, ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, नियर पॉइंट दूर चला गया, फार पॉइंट करीब हो गया, तो रेंज जो देखने की है वो कम हो गई, है ना। तो ये प्रेसबायोपिया के बारे में। तो आई थिंक अब पैराग्राफ आपने पूरा पढ़ लिया। अब आइए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमेशा बच्चों 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 2-3 मिनट लेकर पैराग्राफ अच्छे से शांत मन से पढ़ो, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पैराग्राफ पढ़ो और पैराग्राफ पढ़कर ये समझ में कंक्लूजन निकालो कि ये किस टॉपिक पे पैराग्राफ है। जैसे मैंने इसको पढ़ा तो ये किस टॉपिक पे पैराग्राफ है, डिफेक्ट ऑफ विजन, और जो 3 टाइप के डिफेक्ट आपके एनसीईआरटी में बताए गए हैं उनके ऊपर ये पैराग्राफ है, जो ऑलरेडी आप जानते हो। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये कंक्लूजन निकालना बहुत जरूरी है। फिर अब पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या लिखा है। ए स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम। अब अपने आप को इमेजिन करो कि आप जिस स्कूल में जाते हो उस स्कूल के क्लासरूम के लास्ट बेंच पे आप बैठे हो, सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, और आप इज नॉट एबल टू रीड क्लियरली द लेटर्स रिटेन ऑन द ब्लैक बोर्ड। और आप क्लासरूम की लास्ट बेंच पे बैठकर आपके क्लासरूम की जो ब्लैक बोर्ड पे जो लेटर लिखा है, कुछ लिखा है चौक से, उसको आप पढ़ नहीं पा रहे हो। इज नॉट एबल टू रीड क्लियरली द लेटर्स रिटेन ऑन द ब्लैक बोर्ड। व्हाट एडवाइस विल ए डॉक्टर गिव टू हर। आप एक दिन गए, क्लासरूम की लास्ट बेंच पे बैठे और ब्लैक बोर्ड को देखा। अब ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है वो क्लियरली नहीं दिख रहा है, इज नॉट एबल टू रीड क्लियरली। तो आपको टेंशन हो गई, आप गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपको क्या सजेशन देगा। अब आप ये बताओ, क्लासरूम की लास्ट बेंच पे बैठ के जब आप ब्लैक बोर्ड को देख रहे हो तो ब्लैक बोर्ड आपसे बहुत पास नहीं है। पास का मतलब जैसे आपके हाथ में किताब हो, वो पास है। आप जिस क्लासरूम की लास्ट बेंच पे बैठे हो उसके बगल में अगर कोई बैग वैग रखा है वो पास कहलाएगा, लेकिन ब्लैक बोर्ड तो फिर दूर हो गया ना काफी। तो इसका मतलब आपको ब्लैक बोर्ड के लेटर्स नहीं दिखाई दे रहे, तो आपको पास का नहीं दिख रहा कि दूर का नहीं दिख रहा। तो आप कहोगे सर दूर का नहीं दिख रहा, और दूर का कब नहीं दिखता है, मायोपिया में कि हाइपरमेट्रोपिया में कि प्रेसबायोपिया में। तो दूर का हमें मायोपिया में नहीं दिखता है, मायोपिया में हमें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। ये लिखा भी था, इन केस ऑफ मायोपिया
पर्सन इज एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट, यानी नियर ऑब्जेक्ट को वो देख सकता है, बट कैन नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट का मतलब बहुत दूर के ऑब्जेक्ट। अब बहुत दूर वो ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, बहुत दूर मतलब सन भी हो सकता है, मून भी हो सकता है। तो ये कौन सी डिफेक्ट है? मायोपिया। तो डॉक्टर समझ जाएगा इसे मायोपिया है, तो फिर वो क्या सजेशन देगा? मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। तो एक सूटेबल पावर का कॉनकेव लेंस पहनो, मायोपिया ठीक हो जाएगा, यही एडवाइस देगा डॉक्टर। तो बस यही आपका आंसर है, लिख लो। तो आइए पहले क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। सिंस पर्सन, स्टूडेंट है कि पर्सन है? स्टूडेंट है, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा सिंस स्टूडेंट इज नॉट एबल टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, so he or she is suffering from myopia। किससे सफर कर रही है? मायोपिया से। और मायोपिया से सफर कर रही है तो डॉक्टर क्या एडवाइस करेगा? डॉक्टर विल एडवाइस टू यूज concave lens of suitable power, concave lens of suitable power। क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या करेगा? कॉन्केव लेंस लाइट को फैलाएगा, डाइवर्ज करेगा। क्योंकि मायोपिया के केस में इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के आगे। तो अगर मुझे इमेज को रेटिना तक ले जाना है तो लाइट रेज को फैलाना पड़ेगा, और फैलाने का काम कौन सा लेंस करेगा? कॉन्केव लेंस। तो यहां आपको सुटेबल पावर का कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ेगा। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर आपने सही सोचा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। अब यहां आपको हाइपरमेट्रोपिया अगर डिफेक्ट है आपको, तो उसको करेक्ट करने वाला जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है। तो हाइपरमेट्रोपिया को कैसे सही करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके ठीक करते हैं। तो ये डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना पड़ेगा, ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। तो फिर डायग्राम कौन सा बनाओगे? ये वाला डायग्राम बनाओगे जो एनसीईआरटी में दिया है। यही आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। देखो ये आपका ह्यूमन आई, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहां बनता है? हाइपरमेट्रोपिया में इमेज ये जो रेटिना है इसके पीछे बनता है। अब आपको इस इमेज को उठाकर रेटिना पे लाना है। तो अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये लाइट रेज यहां मिल रही होती तो यहां इमेज बना। अब मुझे इस इमेज को यहां लाना है, तो लाइट रेज को क्या करना पड़ेगा? फैलाना पड़ेगा कि अंदर मोड़ना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा? तो आप कहोगे नहीं सर, लाइट रेज को और अंदर कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो कन्वर्ज करने का काम कौन करेगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो आपने आंखों के ऊपर एक चश्मा पहना जिसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, जिसने लाइट रेज को और कन्वर्ज कर दिया, और इसके कारण जो लाइट रेज हैं वो कहां मिल रही हैं? रेटिना पे मिल रही हैं, और रेटिना पे क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये रही आपकी आंख, ये रहा आपका आंखों का लेंस, और ये वाला लेंस है चश्मे का। ये आपका नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट था, ये नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट एन डैश, और हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट दूर चला जाता है। तो ये यहां से नॉर्मल से 25 सेंटीमीटर दूरी से यहां चला गया। तो यहां एन का मतलब क्या है? हाइपरमेट्रोपिक आंखों का नियर पॉइंट। तो ये आपको पूरा ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं व्हाट इज एन। यहां एन डैश क्या है? नियर पॉइंट ऑफ, एन डैश मतलब नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट एन डैश है, और यहां एन क्या है? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। डन? क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड प्रेसबायोपिया एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड।
प्रेस बायोपिया जो बूढ़ों में होता है, ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, उसका रीजन बताना है, ऐसा क्यों होता है और उसको सही कैसे करें। तो प्रेस बायोपिया बूढ़ों में क्या होता है, मतलब बूढ़ों में क्यों होता है, क्योंकि भाई बुढ़ापा में, अब आप ही बताओ, आप खुद सोचो, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी जो मसल्स है, रिंकल्स, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। क्यों? आपकी जो मसल है जो अभी जितनी स्ट्रांग है, क्या बुढ़ापा में उतनी स्ट्रांग होगी? नहीं। क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही रहेगी? नहीं। तो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है। तो हमारी आंखों में भी एक मसल्स है, कौन सी? याद आया? सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स की भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ओल्ड एज में कम हो जाती है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, उसके वजह से लेंस के फोकल लेंथ पे असर पड़ता है ना। तो फोकल लेंथ के मतलब फोकल लेंथ जो नियर पॉइंट है वो आंखों से दूर चला जाता है, फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है। जो देखने की रेंज है जो पहले 25 से लेके इन्फिनिटी तक थी, तो 25 वाला आगे चला गया, इन्फिनिटी वाला करीब आ गया, तो रेंज कम हो गई। ठीक है, तो इसके दो कारण है। तो टू कॉजेज या टू रीजंस ऑफ प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया के दो कारण क्या है? एक डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस एंड ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। तो यहां हो गया ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, उम्र के साथ वीक हो जाती है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। क्लियर? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स और डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। बात समझ में आई? डन? समझ में आया? तो ये दो कारण है प्रेसबायोपिया के। इसको ठीक कैसे करें? तो प्रेसबायो को ठीक करने के लिए हम अब इसमें देखो, ना पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। तो जब दूर का नहीं दिखता है तो कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, और पास का नहीं दिखता तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और जब दोनों है तो दोनों टाइप का लेंस यूज करेंगे, तो जिसमें कॉन्केव भी हो कॉन्वेक्स भी हो, और ऐसे लेंस को कहते हैं बाइफोकल लेंस। तो प्रेस बायोपिया को कैसे ठीक कर सकते हैं? प्रेस बायोपिया कैन बी करेक्टेड बाई प्रेस बायोपिया can be corrected by using bifocal lens, bifocal lens। ठीक है, ये आपके थर्ड पार्ट का भी क्या हो गया? आंसर हो गया। और आज हमने ये 3 केस बेस सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आई होप कि आज के केस बेस में आपने काफी कुछ सीखा होगा। आज सारे केस बेस फिजिक्स के थे। ठीक है, आगे मैं आपको बायो के भी केस बेस कराऊंगा, और बिल्कुल इसी सेशन में कराऊंगा, मतलब आने वाले सेशन में। तो आपको सेशन को देखते रहना है। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो आज आपको जरूर कॉन्फिडेंस मिला होगा आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कि हाँ, केस बेस से डरना नहीं है, वही कंसेप्ट पूछे जाते हैं जो हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ा है। ठीक है, बस आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है, पैराग्राफ पढ़ना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए, तो कुछ होमवर्क के भी क्वेश्चन है जिसको मैं कराता हूं, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, और होमवर्क में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूं, क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर लक्ष्य बैच में इनरोल कैसे करें। देखो, दो तरीका है। सबसे पहले तो आप अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ऐप इंस्टॉल कर लिया तो आप ये जो हमारे वीडियोस देख रहे हो ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लक्ष्य बैच का लिंक होगा। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधे लक्ष्य बैच के पेज पे चले जाओगे, तो ऐप पर वो पेज आपको दिखेगा, और वो पेज कैसा दिखता है वो मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखो, ये लक्ष्य बैच का पेज आपको ऐसा दिखेगा। अब उसमें कूपन अप्लाई करने को कहेगा, तो कूपन मैंने आपको बताया, कूपन कौन सा अप्लाई करना है। अब जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहां आपको कूपन पूछेगा। देखो, यहां क्या लिखा है? कूपन लिखा है ना, आप इसको अप्लाई कर दो। जैसे ही अप्लाई करोगे तो जो बैच की प्राइस है जो मैंने बताया है 768, उतनी हो जाएगी। ठीक है,
और आपको कॉइन्स भी अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, जिससे बैच की प्राइस और कम हो जाएगी। फिर यहाँ आपको कंटिन्यू करना है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है और बैच में एनरोल हो जाना है। लेकिन ये याद रखना है कि ये जो लक्ष्य बैच कोड अप्लाई करने पर जो 52% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ये डिस्काउंट ऑफर केवल 15 अक्टूबर तक ही वैलिड है। तो दिस ऑफर इज वैलिड टिल 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर तक ही वैलिड है 52% का डिस्काउंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आप जितना जल्दी हो सके 15 अक्टूबर तक लक्ष्य बैच में एनरोल हो जाइए। बहुत ही अफोर्डेबल है और इससे आपकी प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी, सैंपल पेपर, बोर्ड एग्जाम, रिवीजन, डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ हमने इस बैच के बच्चों के लिए अलग से टेलीग्राम भी बना रखा है, ताकि वो अपने डाउट पूछ सके, उनको कोई दिक्कत है तो वो हमें बता सके और उस दिक्कत को हम दूर कर सके, जो आपको किसी दूसरे बैच में नहीं मिलता। वहाँ पढ़ा दिया जाता है, रिवीजन करा दिया जाता है, लेकिन डाउट पूछा जाए, कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन हो रहा है या दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ें वहीं 1-to-1 कनेक्शन नहीं हो पाता जो आपको इस लक्ष्य बैच में मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और लक्ष्य बैच का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बस आपको लक्ष्य कोड अप्लाई करना है और यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके आपको एनरोल हो जाना है। याद रखिएगा, ऑफर केवल 15 अक्टूबर तक ही है और 15 अक्टूबर से बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो अभी जाइए एनरोल ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा अपने होमवर्क के क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में यूरिन क्यों बनता है, इसका पर्पज़ क्या है? तो पर्पज़ क्या होगा, आंसर बताइए। पर्पज़ ये है कि ह्यूमन बॉडी में लगातार नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, जिसे हम यूरिया के नाम से जानते हैं। तो ये हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। अब इस यूरिया को शरीर से बाहर निकालना है और ब्लड को प्योर करना है, क्योंकि ये यूरिया बनता तो लीवर में है लेकिन फिर आ जाता है ब्लड में, तो ब्लड हमारा गंदा हो गया, तो फिर ब्लड को साफ करना ज़रूरी है और यूरिया को बाहर निकालना ज़रूरी है। इसीलिए ये होगा कैसे, तो यूरिन बनता है और यूरिन के फॉर्म में यूरिया बाहर निकल जाता है हमारे बॉडी से। तो पर्पस क्या है, टू फिल्टर आउट या टू एक्सक्रीट। पर्पस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्या है, टू एक्सक्रीट या टू रिमूव हार्मफुल मेटाबॉलिक या नाइट्रोजनस वेस्ट। हार्मफुल मेटाबॉलिक या नाइट्रोजनस वेस्ट, उसका नाम क्या है, उस हार्मफुल वेस्ट का नाम है यूरिया, फ्रॉम द बॉडी एंड टू प्यूरिफाई ब्लड, और साथ ही साथ ब्लड को प्यूरिफाई करना, एंड टू प्यूरिफाई द ब्लड। बॉडी से यूरिया बाहर निकालना और ब्लड को साफ करना, क्योंकि ये यूरिया होता कहाँ है, ब्लड में होता है, बनता लीवर में है लेकिन आ जाता है ब्लड में, तो ब्लड गंदा हो गया, तो ब्लड से निकालना मतलब बॉडी से निकालना, तो हमारा ब्लड साफ भी हो जाएगा और यूरिया से छुटकारा भी मिल जाएगा। इसीलिए ये यूरिया निकलेगा कैसे, डायरेक्टली नहीं निकलता, यूरिन के फॉर्म में निकलता है ना, क्लियर। तो ये आपका पर्पस है। अब आपको क्या बताना है, नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर एंड रिलीजेस द यूरिन। वो कौन सा ऑर्गन है जो यूरिन बनने के बाद उसे स्टोर करता है, और वो कौन सा ऑर्गन है जो उसे रिलीज करता है। तो स्टोर कौन करता है, याद करो, किडनी में क्या बना, यूरिन, किडनी से यूरिन आएगा यूरेटर के रास्ते, और कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा तब तक जब तक हम उसे बाहर नहीं निकालते। तो स्टोरेज का काम कौन कर रहा है, यूरिन के स्टोरेज का काम कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। और रिलीज करने का काम फिर यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के रास्ते रिलीज होता है। तो रिलीज करने वाला जो ऑर्गन है वो कौन है, यूरेथ्रा। अब आइए उसके डायग्राम से समझाता हूं। देखो ये किडनी है, हाँ सर, किडनी में क्या बना, यूरिन बना, हाँ बना। फिर यहां से यूरिन यूरेटर के रास्ते आया, और ये यूरेटर के रास्ते यूरिन कहाँ गया, यहाँ, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ स्टोर हो गया यूरिन, तो यहाँ स्टोर हुआ, हाँ सर आप सही कह रहे थे, डायग्राम के थ्रू भी। और ये डायग्राम कहाँ है, एनसीईआरटी में। अब समय समय पे जब आपको जरूरत पड़ती है, प्रेशर आ रहा है तो वॉशरूम जाना है, तो यहाँ जो स्टोर हुआ था यूरिन, वो फिर यूरेथ्रा के रास्ते, ये देखो यूरेथ्रा है ना,
यूरेथ्रा के रास्ते ये रिलीज कर दिया जाता है। तो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से किसने कनेक्ट किया? यूरेटर ने, और फिर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हुआ और समय समय पे वो यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, वो मैंने बता दिया। और एक क्वेश्चन और है जो आपको मैं कल के सेशन में यानी मंडे के सेशन में बताऊंगा जब मैं लाइव आऊंगा, तो इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। पीडीएफ में आपको शेयर करा दूंगा, पीडीएफ का ये होमवर्क का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना और फिर मैं मंडे को इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। लेकिन आपको ये जरूर बता दूं, आपको मैं ये जरूर बता दूं कि जो हमारा लक्ष्य बैच है वो स्टार्ट हो चुका है 52% के डिस्काउंट पे, तो उसे जरूर इनरोल करें, है ना। और इस बैच के बारे में शेयर भी करें, क्योंकि आप जितना जल्दी कनेक्ट हो जाओगे, जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे लक्ष्य बैच में, उतना ज़्यादा आपको प्री बोर्ड और बोर्ड में फ़ायदा मिलेगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मंडे को यानी 14 अक्टूबर को लाइव सेशन में शाम को 6 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद और पढ़ते रहिए।